गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 30 नवंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है इन्फ्लेशन। ऑलमोस्ट हर रोज़ आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिल ही रहा होगा। आपने कभी देखा होगा, कभी ऐसे रहता है कि क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 में हमारा इन्फ्लेशन रेट इतना रहा है, हमारा इन्फ्लेशन रेट में इतना इंक्रीज़ आया है या इन्फ्लेशन रेट इतना डिक्रीज़ किया है। आपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में सुनी होंगी, आरबीआई ने, कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, जो भी हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है उसको, इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट के थ्रू आपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में सुना होगा। जब भी बजट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका जीएस3 के इकोनॉमिक, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पार्ट है उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो ज़्यादातर सेंट्रिक रहेगा कि इन्फ्लेशन किस तरीके से हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपेयर करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाई जाएंगी। क्लासेस जो है वो टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ली जाएंगी और सिलेबस का फुल कवरेज होगा, जीएस और सीसैट दोनों का। करंट अफेयर्स, आसाम, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपकी स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। सारे मटीरियल, जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, जो ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स का एक पूरा का पूरा पैकेज है, वो इसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि इन्फ्लेशन हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा है। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो हमारा फूड प्राइस इंडेक्स है या जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है उसका जो रेट है वो 10.87% तक बताया गया है, यानी लगभग लगभग 11% तक का हमारा फूड प्राइस का इन्फ्लेशन रहा है। और ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ, ये लगभग लगभग 6% का रहा है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस इसके बताए जा रहे हैं, जैसे एक हमारा डोमेस्टिक रीजंस में अगर मैं बोलूँ तो अनसीजनल रेन्स और एक्सटेंडेड मानसून्स है। ठीक है, हमने काफ़ी सारे देश के काफ़ी सारे जगहों में हमने देखा है, एक तो मानसून एक्सटेंड हो गया है, जहाँ पे लगभग ये 2 से ढाई महीने का मानसून सीज़न वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। कुछ पार्ट्स में हमने ऐसा देखा है, कुछ पार्ट्स में हमने ऐसा देखा है कि बिन मौसम भी बारिश हुई है। ठीक है, बिन मौसम बरसात हुई है। कुछ जगहों में हमने ऐसा देखा है जहाँ पे जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं ना हो करके उससे कम भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है कि नहीं। क्लाइमेट चेंज के चलते हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है, कहीं ना कहीं हैम्पर किया है। कुछ कुछ जगहों में जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए थी वहाँ पे उस लेवल तक बारिश ना होकर के कम बारिश हुई है। जहाँ पर उतनी बारिश नहीं चाहिए थी बट ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई है कि नहीं। तो इस वजह से क्या है, जाहिर सा बात है, रेनफॉल पैटर्न अगर हैम्पर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मिंग कम्युनिटी पर भी इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज सारे क्रॉप्स जो है वो क्लाइमेट स्पेसिफिक होते हैं। हर क्रॉप्स की अपनी अपनी नीड होती है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसी तरह हिसाब से उनको उगाए जाते हैं, है कि नहीं। फार्मर्स हमेशा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं। तो अगर रेनफॉल पैटर्न अगर हैम्पर होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये तो था आपका डोमेस्टिक रीज़न।
कि फूड प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ किए। ग्लोबल लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। ग्लोबल फूड एंड प्राइस फ्यूल प्राइसेस हैज़ बीन इंक्रीज ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे कि आपने रशिया और यूक्रेन का मसला सुना होगा, है कि नहीं। इज़राइल वाला जो मसला सुना होगा आपने, रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक सीज़ फायर भी साइन किया गया है उनके बीच में। बट खैर कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्राइसिस है, और इस वजह से ग्लोबल लेवल पर जो है फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह के जो दाम हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंक्रीज़ करता है तो ये हमारा जो भी मतलब हमारा प्रोडक्शन है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर 2023, क्योंकि यहाँ पर बात एकदम रीसेंट अगर मैं बोलूँ अक्टूबर महीने की हुई है, तो कंपैरिजन हमेशा उसी महीने के पिछले साल का पिछले साल के इन्फ्लेशन रेट के साथ किया जाता है। तो अगर मैं 2023 के अक्टूबर महीने के इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करूँ, तो हमारा जो सीपीआई यानी कि जनरल लेवल पर अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करूँ तो ये मॉडरेट में था, 4.87 यानी कि लगभग लगभग 5% के आसपास तक का था। और जो हमारा फूड प्राइस का इन्फ्लेशन था वो लगभग लगभग 6.61% का था। ठीक है, अक्टूबर के ही महीने का अगर मैं इस साल की बात करूँ यानी कि 2024 की बात करूँ, तो हमारा जो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.21% में है, और फूड इन्फ्लेशन तो खैर हमारा मोर देन 10% चला गया है, यानी कि लगभग लगभग 11% के आसपास जा चुका है। ठीक है, इसीलिए से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में, नीचे कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपने सुना होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट और जो हमारी आरबीआई है अपने जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह है वो इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो इस दायरे में मतलब बरकरार रहे, ना इससे ज़्यादा हो ना ही कम हो। तो वो रेंज आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कि कौन सा रेंज मतलब इन्फ्लेशन का रेट का कौन सा रेंज मतलब हेल्दी इन्फ्लेशन रेट माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि 4.87% है तो वो कहीं ना कहीं मतलब मॉडरेट में है, तो कुछ सोच समझ करके ही बोला होगा मैंने। एक गिवन हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है कि उसी दायरे में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, तो वो इन्फ्लेशन का जो रेंज दिया हुआ है, गिवन है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार जा रहे हो, ओवरऑल सबका जो दाम है वो मतलब लगभग उतना ही है, उसमें ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। बट आप दूसरा कोई सामान, कोई स्पेसिफिक चीज़ का दाम इंक्रीज़ कर गया है, सपोज़ मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए, वहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के दाम कंपेयर कर रहे हो पहले के लगभग मतलब पिछले साल के प्राइस और इस साल के, तो आप देख रहे हो जो आपकी वॉशिंग मशीन है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब के जो प्राइसेस है वो लगभग लगभग आपको सिमिलर उसमें ही मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। बट आपने मोबाइल फ़ोन का देखा कि पिछले साल के रेस्पेक्ट में उसमें 5 से 10 हज़ार तक का मतलब इंक्रीज़ कर दिया गया है, नॉट 10 हज़ार, 5 हज़ार ही पकड़ते हैं। ठीक है, 5 हज़ार का इंक्रीज़ हो गया है, तो आप इसको ना इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे हुआ है मोबाइल में, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि नहीं। बट ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है उसका तो खैर आपका प्राइस लगभग उतना ही है, कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। तो आप इसको, क्योंकि ये जनरल प्राइस लेवल नहीं इंक्रीज़ किया है, तो फिर ये आप इन्फ्लेशन नहीं बोलोगे। इन्फ्लेशन कब होगा? जब वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सबका इकट्ठा एक सिमिलर रेट में प्राइस इंक्रीज़ कर गया है। ठीक है।
इन्फ्लेशन दो तरीके के होते हैं, ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे इन्फ्लेशन के नाम आ जाएंगे, बट ब्रॉडली इसके दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब वो होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर जाए एंड एज अ रिजल्ट आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को या फिर किसी भी प्रोड्यूसर को कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में पहले जितना लगता था, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो पहले उनका सपोज मान लीजिए एक शर्ट बनाने में उनका लगभग लगभग 500 के आसपास का मतलब कॉस्ट आता था। ठीक है, एक शर्ट बनाने में रॉ मटेरियल्स हो गए या लेबर कॉस्ट या सब कुछ मिला करके एक शर्ट वो लोग 500 में बना लेते थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टैक्सेस एंड ऑल ये सब जोड़ जाड़ करके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी रख करके मार्केट में वो शर्ट लगभग लगभग 750 का बिकने लगा। ठीक है, अब वही शर्ट को बनाने में अगर सपोज मान लीजिए कि उसी प्रोड्यूसर को उसी शर्ट को बनाने में 200 रुपये ज़्यादा लगे, यानी कि 700 रुपये उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब उस एक शर्ट को बनाने में ही लग गए। तो जाहिर सा बात है वो उस शर्ट को मार्केट में 750 रुपीज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें टैक्सेस वगैरह भी ऐड हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अभी लगना बाकी है कि नहीं। तो इसे मिला करके इसे 50 रुपये तो होगा नहीं, अपना खुद का प्रॉफिट भी वो लोग देखेंगे। तो ये शर्ट लगभग लगभग बढ़ करके 1000 रुपये के आसपास आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना ही सप्लाई में कोई चेंज हुआ है और ना ही मार्केट में डिमांड में कोई चेंजेस आया है, डिमांड उतना ही है। ठीक है, चेंज हुआ है तो क्या, आप उस प्रोड्यूसर का मतलब उस शर्ट को बनाने का कॉस्ट, पहले जहाँ पे वो एक शर्ट 500 रुपये में बना लेते थे, अभी उसी शर्ट को बनाने में उनको 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस कॉस्ट इंक्रीज के चलते ये कॉस्ट का इंक्रीज किस चीज़ को पुश करेगा, शर्ट के प्राइस, मतलब शर्ट जो फाइनल शर्ट जो मार्केट में बिकेगा उसका प्राइस इंक्रीज कर देगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी आते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ये जो कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताया, मतलब एक शर्ट बनाने में उनको 500 रुपये लग रहे थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, 500 मतलब वो अगर एक शर्ट 500 में बना रहे थे, तो अभी भी वो उस शर्ट को 500 रुपये में ही बना रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। बट चेंज अगर आया है तो मार्केट के डिमांड में आया है। ठीक है, सप्लाई भी उतना ही है, उनका कॉस्ट भी उतना ही उनको लग रहा है, बाकी टैक्स वगैरह या जो भी आप मिला लीजिए उन सब का रेट उतना ही है। बस अगर इंक्रीज किया है तो वो मार्केट में डिमांड किया है, यानी कि सपोज मान लीजिए पहले अगर उस शर्ट को खरीदने के 10 लोग थे, अभी वो 15 हो गए हैं बढ़ करके। ठीक है, यानी कि सप्लाई कम हो गया है और डिमांड ज़्यादा हो गया है। तो यही डिमांड क्या करेगा इस शर्ट को, क्योंकि हर कोई उसको खरीदना चाहेगा, सब बोलेंगे मैं 100 रुपये ज़्यादा दूंगा, मैं 50 रुपये ज़्यादा दूंगा। ऐसे करते करते क्या होगा, उस शर्ट का प्राइस हाइक कर जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एंड एक्सीड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। सबसे पहले देखते हैं नॉमिनल इनकम और रियल इनकम के बीच में डिफरेंस। नॉमिनल इनकम बेसिकली वो होता है जो आपको इन हैंड आपके अकाउंट में पैसे जो डिपॉजिट होते हैं, मतलब आप ऐसा समझ लो आपकी सैलरी जो आती है, डायरेक्ट डायरेक्ट सैलरी। मैं किसी को बोल रही हूँ कि मतलब किसी ने मुझसे पूछा बेटा आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है, तो मैं उनको बोल रही हूँ आंटी जी 50,000, मुझे महीने के 50,000 रुपये मिल जाते हैं। तो ये मैंने उनको डायरेक्टली मतलब बोल दिया है कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आता है। इसमें ना ही मैंने इन्फ्लेशन को जोड़ा है, ना ही मैंने दूसरी चीज़ों का जो भी मतलब गुड्स के पैसे वगैरह है उसको जो ऐड कर मतलब डिडक्ट करके मैंने खुद का अपना मतलब रियल इनकम बताया। तो ये हो गया आपका नॉमिनल इनकम। मतलब नॉमिनल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और एंटिटी अर्न्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, उसमें मैंने कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं किया है। 50,000 का इनकम आता है, हाँ मेरा 50,000 तनख्वाह है, उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है जो एक्चुअल इनकम, ठीक है, जो आपके हाथ में आएगा। जैसे कि यानी कि आप उसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइसेस को भी आप मतलब डिडक्ट कर दोगे, इन्फ्लेशन रेट के साथ उसको आप एडजस्ट कर दोगे। मतलब आप
सबसे पहले तो आपका जितना भी चीज़ें आपको खरीदना है वो सब आप अगर आसान भाषा में मैं समझाने के लिए जाऊँ तो आप ऐसा समझ लीजिए 50,000 आपकी तनख्वाह है। इसमें आप अपना घर का रेंट, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, ठीक है, आपका मंथली राशन का खाना आ गया, फिर सब्जी वगैरह हो गई, जो भी आप खरीदारी करते हो, ये सब काट कुटा करके आप अभी कैलकुलेट करते हो। ओके, महीने में मैंने रेंट इतना दिया, इलेक्ट्रिसिटी इतना पे किया, जितने भी मेरे फ़ोन बिल्स या जो भी आपका है उन सबको आप पेमेंट वगैरह सब कुछ कर कुरा करके आपके पास जो फाइनल बचेगा, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, ये आपकी रियल इनकम होगी, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट कैन बाय आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये तो खैर मैंने आपको समझने के तौर पर बताया था। अगर मैं इकोनॉमिक टर्म से बोलूँ, इकोनॉमी वाइज अगर मैं बोलूँ तो रियल इनकम का मतलब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये है। ठीक है, 50,000 रुपये से मैं पहले, जब मैं पहली बार एकदम फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी, तो इस 50,000 से अगर मैं सपोज मान लीजिए कोई कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने के लिए जाती हूँ, तो सपोज मान लीजिए मैंने एक वॉशिंग मशीन ले लिया, ठीक है, एक टीवी आ जाएगा, और छोटा वाला टीवी, ठीक है, और सपोज मान लीजिए एक माइक्रोवेव ओवन भी आ गया, सपोज मान लीजिए, ठीक है। बट इतनी ही तनख्वाह में अगर मैं लगभग, आप मान लीजिए 6 से 7 महीने बाद अगर मैं वापस जाके किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पूछताछ करती हूँ कि भाई कितने का सामान है, तो मुझे वॉशिंग मशीन मिल रहा है और अवन मिल रहा है, बट टीवी के लिए जो है वो पैसे मेरे कम पड़ गए हैं, मुझे और थोड़े अब पैसे अपने से जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये टीवी आएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी रियल इनकम। समझ में आया? यानी कि रियल इनकम वो होता है कि एक्चुअली आप उसमें से क्या खरीद सकते हो, इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ करके आप मतलब बता रहे हो। ठीक है, अभी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से हमारे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज मतलब अफेक्ट करता है। ठीक है, एकदम बेसिक से दो एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरीके से मतलब हमको अफेक्ट करता है। सबसे पहला हम एक लेते हैं दूध, दूसरा आप ले लीजिए सबका फेवरेट पार्ले जी बिस्किट आता है एक। ठीक है, किस तरीके से इन्फ्लेशन ने इसको अफेक्ट किया है। ठीक है, अब आप देखिए, आप सबको पता होगा एक 100 ग्राम के आसपास का एक अमूल का एक दूध का पैकेट आता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो 100 ग्राम का पैकेट था, ये 10 रुपए का था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है ये। फिर धीरे से ये 12 रुपए का हुआ, फिर धीरे से ये 14 रुपए का हुआ, फिर धीरे से ये 15 का हुआ, और एट प्रेजेंट इसका रेट जो है वो 16 रुपए है। यानी कि जो सामान मैं कुछ साल पहले 10 रुपए में खरीद रही थी, वही सामान खरीदने के लिए मुझे अभी 6 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब ये जो 10 रुपए का जो पावर था इस दूध के पैकेट को खरीदने का, वो उसने लूज कर दिया है। 10 रुपए मेरे पास तब भी थे, 10 रुपए मेरे पास आज भी हैं, लेकिन मुझे ये दूध का पैकेट आज के डेट में नहीं मिलेगा 10 रुपए में, मुझे 6 रुपए और लगाने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ मनी, परचेजिंग पावर पैरिटी का घट जाना। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि एक गिवन अमाउंट से आप कितना सामान खरीद सकते हो। जैसे इस केस में मैंने बोला, पहले 10 रुपए का अहमियत क्या था, 10 रुपए से मैं ये 100 ग्राम का जो दूध का पैकेट आता था मैं वो खरीद लिया करती थी। लेकिन आज अगर उसी 10 रुपए को लेकर के मैं दुकानदार के पास जाती हूँ तो मुझे ये पैकेट नहीं मिलेगा।
मुझे 16 रुपए देने पड़ेंगे इस पैकेट को खरीदने के लिए। यानी कि इस 10 रुपए की जो क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी या कैपेसिटी थी इस 100 ग्राम दूध को खरीदने का, वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। 10 रुपए की अभी वो वैल्यू नहीं रही कि ये इस 100 ग्राम के दूध के पैकेट को खरीद सकता है। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से आते हैं, मैंने पार्ले जी लिख दिया है, लेकिन मैं बिस्किट के पैकेट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड यूज़ करता है कि नहीं? इसीलिए मैंने, ताकि आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने यूज़ किया है। आप सभी को पता होगा 5-5 रुपए के पैकेट्स आते हैं, 5 या 10 रुपए के पैकेट्स आते हैं उसमें, या फिर आप पार्ले जी ना सही आप चिप्स का पैकेट पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप समोसा ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट इन एग्जांपल ले रही हूँ पार्ले जी का या फिर बिस्किट के पैकेट का। पहले 10 रुपए का पार्ले जी का भी एक पैकेट आता था, ठीक है। उसमें पहले, अगर मैं बहुत साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये 10 रुपए का पैकेट लगभग कितना, उसमें होते थे आराम से 20-25 शायद उसमें बिस्किट के टुकड़े होते थे। धीरे से इन्होंने क्या किया, दाम तो उतना ही रखा लेकिन अमाउंट कम कर दिया। जहाँ पे 20-25 बिस्किट्स होते थे वहां पे 10 से 15 हो गए, पैसा उतना ही है। फिर 10 रुपए ही रखा। आज की डेट में अगर मैं कोई 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदने जाऊं तो मुश्किल से मुझे उसमें 6 से 7 बिस्किट मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली मतलब पैसों के मतलब एमआरपी पे बेस करके तो नहीं, लेकिन उस अमाउंट पे तो उन्होंने कम कर दिया है। मतलब यही 10 रुपए जहाँ पे पहले 20 से 25 बिस्किट के टुकड़े मतलब खरीद लेता था, आज उसी 10 रुपए से मुझे सिर्फ 6 से 7 ही बिस्किट मिल रहा है। तो क्या हुआ, 10 रुपए की जो ये 20 बिस्किट्स खरीदने की जो कैपेसिटी थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो रिड्यूस होकर किस में आ गई, 6 से 7 में आ गई। मतलब मुझे अभी सिर्फ एक पैकेट में 10 रुपए के एक बिस्किट के पैकेट में मुझे सिर्फ 6 से 7 टुकड़े ही मिलेंगे बिस्किट के, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये एकदम जनरल मतलब एग्जाम्पल है जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं। दूध और बिस्किट दो ऐसी एंटिटी है जो ऑलमोस्ट हर घर यूज़ करता है, ऑलमोस्ट हर रोज़ यूज़ करता है। इसीलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है हमारे डेली बेसिस पे होने वाली चीज़ों को किस तरीके से अफेक्ट करता है। इसी चीज़ को आप बड़े पैमाने पे भी लेके जा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी जो चीज़ें लेते हैं, लग्जरी का सामान, है कि नहीं? पहले अगर किसी को मोबाइल फोन्स खरीदने होते थे तो लगभग 5 से 6 हजार या 7 हजार आप पकड़ लीजिए, 7 हजार के आसपास, मतलब आपको 10 हजार तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 10 या उसके नीचे आपको अच्छा खासा मतलब एक मोबाइल फोन आपको मिल जाएगा, टच स्क्रीन होगा, एंड्रॉयड रहेगा उसमें, आप उसमें यूट्यूब वगैरह चला सकते हो, इंटरनेट वगैरह कर सकते हो। उस टाइम पे चलो 3G था, तो 3G आपका था, है कि नहीं? बट आज अगर आपको अच्छा मतलब फोन यूज करना है तो 10 हजार के नीचे तो नहीं, आपको एटलीस्ट 15,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि इस 10 हजार रुपए की जो क्षमता थी एक अच्छा फोन खरीदने की, वो कम हो गई है। अभी आपको उसी लेवल का एक अच्छा फोन खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है मनी की परचेज करने की पावर को जो है वो रिड्यूस कर देती है। जहाँ पे 10 रुपए में हम पहले 100 ग्राम दूध खरीद पा रहे थे, अभी उस 10 रुपए में वो वही दूध का पैकेट नहीं आएगा, आपको 16 रुपए देने पड़ेंगे।
तो अगर इसको हम लोग थोड़े और बड़े पैमाने पे हाउस होल्ड लेवल पर लेके जाए, हम लोग बाकी सारे सामान पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता जाता है दिन ब दिन। यानी कि 10 रुपए का हम लोग पहले 100 ग्राम दूध खरीदते थे, आज वही 100 ग्राम दूध हम लोग 16 रुपए का खरीद रहे हैं। पहले मुझे 10 रुपए में 20 बिस्किट के टुकड़े मिलते थे, अभी मुझे 10 में से 6 मिल रहे हैं। अगर मुझे 20 चाहिए ना, तो मुझे कम से कम 20 से 25 रुपए देने पड़ेंगे। 20, 25 या 30 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 20 टुकड़े मिलेंगे बिस्किट के। ये सेम चीज़ चिप्स में भी है, ये चीज़ आप जो रोज़ समोसा खरीदते हो उसमें भी है, मोबाइल फ़ोन या जो भी एंटिटी। तो देखा आप लोगों ने इन्फ्लेशन किस तरीके से मनी की परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है, एंड एज अ होल हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मनी की परचेजिंग कैपेसिटी अगर डिक्रीज करती है ना, तो हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब जो सामान खरीदने के लिए हमको पहले 100 रुपये देने पड़ रहे थे, अभी उसी सामान को खरीदने के लिए हमको 150 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये था आपका कि किस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन जो है हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग को हैम्पर करता है। आगे इन्फ्लेशन किन किन तरीकों से मेजर किया जाता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। इट इज़ measures changes over time in the general level of prices of goods and services that household purchase for consumption। ठीक है, ये आपका रिटेल लेवल पर जो भी सारी चीज़ें हैं उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब कैलकुलेट करता है, मंथली बेसिस पे हम लोग रखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, हमने कंपेयर किसको किया, अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2024 का इन्फ्लेशन रेट को हमने कंपेयर करते हुए बोला कि हाँ, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहले से इंक्रीज़ किया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कैलकुलेट करता है और पब्लिश करता है पूरे कंट्री के लिए और इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए भी। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस लेवल करता है कि रिटेल मार्केट तक पहुंचने से पहले जो अपना होलसेल मार्केट होता है। ठीक है, आपको पता होगा एक होता है रिटेल मार्केट और दूसरा होता है होलसेल मार्केट। ये आपका ऐसा है कि यहाँ पे आपका होता है प्रोडक्शन, ये आ गया आपका होलसेलर, और ये आपका हो गया रिटेलर, जो हम लोग नॉर्मली जो दुकान वगैरह में जाके वो करते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर बल्क में रिटेलर को चीज़ें बेचता है, और रिटेलर उसके बाद कंज्यूमर को मतलब हम लोग आम जनता को चीज़ें बेचता है। ठीक है, सबको पता है होलसेल रेट ऑब्वियसली, क्योंकि बल्क रेट होता है, रिटेल रेट से थोड़ा कम रहता है कि नहीं। तो सीपीआई इसको कैलकुलेट करता है, यानी कि जो हम लोग जो कंज्यूमर जाके जो खरीदते हैं बाजार में, उसको कैलकुलेट करता है। और डब्ल्यूपीआई यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो होलसेलर लेवल पर मतलब रिटेलर को कितना दाम देना पड़ रहा है एक बल्क चीज़ के लिए। मतलब कोई सपोज फॉर कोई सर्टेन कमोडिटी बल्क में खरीदते वक्त उसको 1000 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो अभी और उसी चीज़ के लिए उसको कितना देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, यही होता है आपका WPI। Next, the key difference between CPI and WPI is while CPI takes into account change in price of services। ध्यान रखिएगा CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग हो गया, जैसे कि आप हेयर कट वगैरह जो कराने के लिए सैलून वगैरह जो जाते हो, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बट WPI नहीं करेगा, क्योंकि WPI सिर्फ होलसेल चीज़ों को देखता है। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में देखा। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 6.21% का है, बट डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट अक्टूबर महीने का इस साल का 2.36% है। समझ में आया? नेक्स्ट मेजरिंग टूल है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोला जाता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइसेस
to that at prices prevailing during any other reference year। ठीक है, कोई भी चीज़ को कोमोडिटी का हम लोग अगर ये इन्फ्लेशन वगैरह हम लोग मेजर करते हैं तो हमेशा एक बेस ईयर होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट बेस ईयर इज़ 2011 टू 12। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में अलग भी है, बट मैं इन जनरल वाली बात कर रही हूँ। फिलहाल बेस ईयर 2011-12 का है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग सब्जियों के मामले में यानी कि वेजिटेबल्स के मामले में हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साल उस पर्टिकुलर सब्जी का कितना प्राइस है। ठीक है, सपोज मान लीजिए वो पर केजी 100 रुपए करके है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जो पर किलो हमें 100 रुपए में इस साल मिल रहा है, उसी सब्जी का 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में कितना रेट था। सपोज मान लीजिए 50 रुपीज़ पर केजी का रेट था। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 2, तो जो जीडीपी डिफ्लेटर होगा आपका 2 आएगा। एंड ऑब्वियसली परसेंटेज में इसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, सिंस जीडीपी डिफ्लेटर कवर्स एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एज अगेंस्ट लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर कंज्यूमर होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस, इट इज सीन एज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, एक और बात, जीडीपी डिफ्लेटर इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करता है, बट सीपीआई जो है वो इंपोर्ट्स को भी इंक्लूड करता है। दैट्स वाई जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई के अलग अलग वैल्यूज आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। It is another indicator that measures the average changes in prices that producers receive for their goods and services produced. Here we look at price from the producer's point of view. Next आता है wage inflation. It refers to the rate at which wages increase over time. मतलब ये कहीं ना कहीं आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरह ही आप समझ सकते हो, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजेस यानी कि जो लेबर लोगों को यानी कि जो वर्कर्स जो आपके हैं उसके पेमेंट में क्या इंक्रीमेंट आया है, मतलब इंक्रीज आया है, उसके चलते अगर इन्फ्लेशन हुआ है, प्रोडक्शन में आप इंक्रीज ला रहे हो तो उसको वेज इन्फ्लेशन बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ख़त्म करने से पहले इंस्पिरेशन आईएएस का प्रीलिम्स टारगेट बैच जो अनाउंस हुआ था रिसेंटली, इसके उन बच्चों के लिए जो इस साल का प्रीलिम्स अपेयर करने जा रहे हैं, ये क्लासेस टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ली जाएंगी। दोनों जीएस और सीसैट दोनों के सिलेबस कवर किए जाएंगे। करंट अफेयर्स, आसाम से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस होंगी और इस पैकेज में आपको हमारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी इंक्लूडेड मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्पिरेशन आईएएस में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।